You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के इतिहास के एक ऐसे अध्याय की जो आज भी बहुत से लोगों को याद है, शिल्पी जैन हत्याकांड। जी, शिल्पी गौतम हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है इसे। हाँ, जुलाई 1999 की घटना है ये। पटना शहर और शायद पूरे राज्य के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला, झंझोड़ने वाला पल था वो। बिल्कुल। हमारे पास इस मामले पर कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट है और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का यूट्यूब पर एनालिसिस भी है। हाँ, मैंने भी देखा है उसे। काफी तफसील से उन्होंने बातें रखी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्रोतों को थोड़ा खंगालें, समझें कि असल में हुआ क्या था, कौन कौन से नाम इसमें आए और ये मामला आज भी क्यों जिंदा है चर्चाओं में। देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये उस दौर की राजनीति, पुलिस की जांच का तरीका और न्याय व्यवस्था पर जो सवाल उठे थे उसका भी एक आईना है। हम देखेंगे कि कैसे इस एक केस ने वो बातें सामने ला दी, जैसे राजनीतिक दखल अंदाजी के आरोप लगे, सबूतों से छेड़छाड़ की बातें हुई, सत्ता का कैसा प्रभाव हो सकता है, ये सब मुद्दे उठे। हाँ, और इसे अक्सर बिहार के उस दौर से जोड़ा जाता है जिसे जंगल राज कहते हैं। बिल्कुल, उसी दौर का एक प्रतीक माना जाता है इसे कई बार। तो चलिए कोशिश करते हैं इस उलझे हुए मामले को थोड़ा समझने की, इसकी परतें खोलने की। तो फिर कहानी शुरू कहाँ से होती है? 3 जुलाई 1999, है ना? जी, 3 जुलाई 1999। पटना का वो पॉश इलाका है, फ्रेजर रोड। वहाँ एक सरकारी क्वार्टर है, उसके गैराज में एक सफेद मारुति 800 कार मिलती है। और कार के अंदर 2 युवाओं की लाशें, एक 23 साल की शिल्पी जैन जो उस वक्त मिस पटना रह चुकी थी, और दूसरा उनका दोस्त गौतम सिंह। और उनकी हालत बहुत ठीक नहीं थी। दोनों के शरीर पे कपड़े बहुत कम थे, ना के बराबर। तो यहीं से शक गहराया, सुसाइड है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर है। बहुत सारी थ्योरीज आने लगी। शुरुआती तस्वीरें ही काफी परेशान करने वाली थी। जरूर। मिस पटना का टैग भी था। हाँ, उससे मामला और हाई प्रोफाइल हो गया था। एक यूट्यूब स्रोत है हमारे पास, एक विश्लेषण। उसके हिसाब से कहानी उस दिन दोपहर में शुरू हुई थी। शिल्पी कोचिंग के लिए निकली थी। जी, स्रोत यही बताता है। शिल्पी कोचिंग के लिए निकली, रास्ते में रिक्शे पर थी, तभी गौतम के एक दोस्त ने जो कार चला रहा था उन्हें देखा और लिफ्ट ऑफर की। अच्छा, वो जानती थी उसे? हाँ, जान पहचान थी। तो शिल्पी कार में बैठ गई। फिर यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। स्रोत के मुताबिक कार अचानक रास्ता बदल लेती है, फुलवारी शरीफ की तरफ। फुलवारी शरीफ क्यों? वहाँ एक गेस्ट हाउस था, वाल्मीकि गेस्ट हाउस। और उस गेस्ट हाउस के बारे में जैसा विश्लेषण में कहा गया है, उसकी रेप्यूटेशन ठीक नहीं थी। कहते हैं कि वहाँ रसूख वाले लोगों का आना जाना था, गलत कामों के लिए बदनाम था वो। और कार चलाने वाले लड़के ने शिल्पी से कहा कि गौतम वहीं इंतजार कर रहा है। मतलब शिल्पी को धोखे से ले जाया गया वहाँ। ये तो बहुत गंभीर बात है। विश्लेषण तो इसी तरफ इशारा करता है। और आगे जो दावे किए गए हैं वो तो और भी भयानक हैं। क्या हुआ वहाँ? कहा जाता है कि जैसी गौतम को ये पता चला कि शिल्पी उस गेस्ट हाउस में है, वो बुरी तरह घबरा गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था उस जगह की असलियत। वो खुद भी राजनीति में आने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे पता था कि वहाँ क्या होता है। वो भागा पहुंचा वहाँ। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। मतलब क्या दावा है यूट्यूब स्रोत का? दावा बहुत ही संगीन है। स्रोत के अनुसार शिल्पी के साथ वहाँ कथित तौर पे गैंग रेप हुआ। कई लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। अरे बाप रे। और जब गौतम वहाँ पहुंचा तो उसने शिल्पी को बहुत बुरी हालत में पाया। फिर आरोप यह है कि उन लोगों ने गौतम को भी पकड़ा, पीटा और फिर शायद उसी के सामने शिल्पी के साथ फिर से दरिंदगी की और उसके बाद दोनों की हत्या कर दी गई। ये तो रोंग पे खड़े करने वाली बात है। फिर शवों को फ्रेजर रोड क्यों लाया गया? यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। वो जो सरकारी क्वार्टर था, नंबर 12, जिसके गैराज में कार मिली, हाँ, वो क्वार्टर उस समय के एक बहुत पावरफुल आरजेडी विधायक साधु यादव को अलॉटेड था। साधु यादव मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई लालू यादव के साले? जी हाँ, वही। इस एक कनेक्शन ने जैसे पूरे मामले में आग लगा दी। तब तो जाहिर है शुरुआती जांच पर भी सवाल उठे होंगे। बिल्कुल उठे। और इस पर हमारे दोनों स्रोत, रिपोर्ट और वो यूट्यूब विश्लेषण, करीब एक ही बात कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के रोल पर था। क्या किया पुलिस ने? घटनास्थल से यानी गैराज से उस कार को फोरेंसिक जांच पूरी होने से पहले ही फौरन थाने ले जाया गया। ऐसा क्यों? आरोप यही लगा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि जरूरी फिंगरप्रिंट्स
बाल या दूसरे जो छोटे मोटे सबूत मिल सकते थे वो या तो नष्ट हो गए या उन्हें नष्ट करने का मौका मिल गया। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के खिलाफ था। और गौतम सिंह के अंतिम संस्कार का भी कुछ मामला था। हाँ, वो भी एक अजीब बात थी। गौतम के पिता बाहर रहते थे, एनआरआई थे, परिवार विदेश में था। तो आरोप है कि उनके पटना आने का इंतजार भी नहीं किया गया, बहुत जल्दबाजी में, और कहा जाता है कि राजनीतिक दबाव में गौतम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और शिल्पी का परिवार? शिल्पी का परिवार तो लगातार कह रहा था कि ये आत्महत्या नहीं है, उनकी बेटी का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। वो पुलिस की थ्योरी मानने को तैयार ही नहीं थे। जाहिर है, जब सत्ताधारी पार्टी के इतने बड़े नेता का नाम आ जाए, जांच पर सवाल उठे, तो हंगामा तो होना ही था। फिर क्या हुआ? सीबीआई जांच हुई? हाँ, चारों तरफ से दबाव पड़ा, मीडिया में खूब उछला मामला, विपक्ष ने हल्ला किया, लोग सड़कों पर थे। तो फिर हफ्ते भर के अंदर ही केस बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया गया। उम्मीद जगी होगी कि अब शायद सच सामने आएगा। बिल्कुल, लोगों को लगा कि सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सीबीआई जांच में क्या खास बात सामने आई? फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? सीबीआई जांच में एक बहुत अहम चीज निकली। हैदराबाद की जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब है, सीएफएसएल, हाँ, उसकी रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि शिल्पी जैन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनके कपड़ों और शरीर पे जो सीमेन सैंपल मिले, उनकी जांच से पता चला कि उसमें 1 से ज्यादा पुरुषों का डीएनए था। 1 से ज्यादा? ये तो सीधा सीधा सीबीआई की जो फाइनल रिपोर्ट थी आत्महत्या वाली, उसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है इस केस का। अगर ये सुसाइड था तो फिर मल्टीपल लोगों के सीमेन सैंपल कैसे मिले, ये सवाल आज तक है। तो फिर डीएनए टेस्टिंग की बात आई होगी? हाँ बिल्कुल, डीएनए टेस्टिंग बहुत जरूरी थी। सीबीआई ने साधु यादव समेत कई सस्पेक्ट से, उनके करीबियों से डीएनए जांच के लिए ब्लड सैंपल मांगे। तो क्या साधु यादव ने दिया सैंपल? नहीं, साधु यादव ने साफ मना कर दिया। हाँ, अब यहाँ वो यूट्यूब वाले विश्लेषक एक तुलना करते हैं। वो याद दिलाते हैं एनडी तिवारी वाले केस की। हाँ, वो तो बहुत बड़ा केस था। बिल्कुल, इतने बड़े नेता से भी कोर्ट के आदेश पर डीएनए सैंपल लिया जा सका था, लेकिन साधु यादव ने मना किया और सीबीआई ने कथित तौर पर उसके बाद ज्यादा जोर नहीं दिया। सवाल उठता है ना कि क्यों? क्या कोई दबाव था? ये तो सच में सोचने वाली बात है। अगर मुख्य संदिग्ध ही सैंपल ना दे तो जांच कैसे पूरी होगी? तो आखिर सीबीआई किस नतीजे पर पहुंची? 4 साल लग गए जांच में। हाँ, लगभग 4 साल। और 2004 में सीबीआई ने पटना की स्पेशल कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट, मतलब क्लोजर रिपोर्ट, फाइल की। और नतीजा चौंकाने वाला था। सीबीआई ने कहा, यह मर्डर नहीं है, ये डबल सुसाइड है, जहर खाकर आत्महत्या। फोरेंसिक सबूतों के बावजूद ये कैसे मान लिया? यही सवाल तो सबने पूछा। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी बड़े राजनीतिक नाम, साधु यादव समेत किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया, सबको क्लीन चिट। और कोर्ट ने मान ली ये क्लोजर रिपोर्ट? हाँ, सीबीआई कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली, केस बंद। जबकि आरुषि केस में तो क्लोजर रिपोर्ट खारिज हुई थी। जी, वही विश्लेषक ये तुलना भी करते हैं। आरुषि केस में कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानकर ट्रायल शुरू किया था, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। 2004 में तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी और आरजेडी उसका हिस्सा थी, लालू यादव मंत्री थे। क्या इसका कोई असर? देखिए, ये विश्लेषक इशारा करते हैं इस तरफ कि शायद सत्ता समीकरण का असर रहा हो। आरजेडी उस वक्त केंद्र सरकार में बहुत महत्वपूर्ण थी, लालू जी खुद रेल मंत्री थे, तो शायद। पर यह सिर्फ एक विश्लेषण है, अनुमान है, कोई साबित हुई बात नहीं है। शिल्पी के परिवार ने क्या किया? मान लिया उन्होंने? बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने तो साफ कहा कि ये लीपापोती है, न्याय की हत्या है। शिल्पी के भाई थे प्रशांत जैन, उन्होंने हिम्मत दिखाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया, रिट पिटीशन फाइल भी की। फिर केस चला। यहीं एक और डराने वाली बात हुई। 2006 में रिपोर्टों के मुताबिक प्रशांत जैन का पटना में उनके घर के पास से किडनैप हो गया। क्या? अपहरण? हाँ, कथित तौर पे अपहरण। कुछ दिन बाद वो वापस तो आ गए रहस्यमयी तरीके से, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी याचिका पर कभी पैरवी नहीं की। वो केस वहीं दब गया। अरे, ये तो बहुत ही दुखद है। ये दिखाता है कि कितना डर और दबाव का माहौल रहा होगा। बिल्कुल, जिसका जिक्र बार बार आता है इस केस के बारे में। तो मुख्य संदिग्ध कौन कौन थे आखिर? मतलब शक किस किस पर था? देखिए, ऑफिशियली तो सीबीआई ने किसी को दोषी नहीं माना, पर शक की सुई सबसे ज्यादा साधु यादव पर ही घूमी। क्वार्टर उनका, रसूख उनका, डीएनए सैंपल देने से इनकार उनका। और गौतम के कुछ दोस्तों पर भी शक था, खासकर वो जो आरजेडी यूथ विंग से जुड़े थे, क्योंकि गौतम खुद भी साधु यादव के जरिए राजनीति में आना चाह रहा था। गेस्ट हाउस का स्टाफ भी दायरे में था। पर अंत में रिपोर्ट में सब पाक साफ। और हाल में ये मामला फिर उछला था। प्रशांत किशोर ने कुछ कहा।
हाँ, बिल्कुल। सितंबर 2025 में बिहार की राजनीति जब गर्म थी, प्रशांत किशोर ने इस मामले को फिर हवा दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया बिहार के उस वक्त के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर, जो बीजेपी से हैं। सम्राट चौधरी पर? उनका नाम कैसे आया? प्रशांत किशोर ने सीधे सवाल पूछा कि क्या सम्राट चौधरी ने उस वक्त डीएनए सैंपल दिया था। उन्होंने तो उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली। अरे, सम्राट चौधरी का क्या रिएक्शन था? उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया, कहा कि ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश है और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। ये याद रखना जरूरी है कि पहले किसी भी जांच या रिपोर्ट में सम्राट चौधरी का नाम नहीं था। ये बिल्कुल नया आरोप था। तो आज की क्या स्थिति है? साधु यादव, सम्राट चौधरी? साधु यादव तो अब बिहार की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हाशिए पर हैं। कभी कांग्रेस, कभी अपनी पार्टी। वो पुराना रुतबा नहीं रहा। सम्राट चौधरी अभी भी बिहार सरकार में बड़े पद पर हैं, डिप्टी सीएम। उन पर आरोप लगे पर कानूनी तौर पर कुछ साबित नहीं हुआ। और बाकी लोग? बाकी सब तो सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट के बाद ऑफिशियली बरी ही माने गए। इस केस ने बिहार की छवि पे क्या असर डाला? वो जंगल राज वाली बात? हाँ, ये केस और ऐसे ही कुछ और केस उस दौर की पहचान बन गए बिहार में। 90 का दशक, 2000 की शुरुआत। जंगल राज शब्द ही उस दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब कहते हैं कि कानून व्यवस्था का इकबाल खत्म हो गया था, क्राइम एक इंडस्ट्री बन गया था, बाहुबलियों का बोलबाला था। तो शिल्पी गौतम कांड को एक मिसाल की तरह देखा जाता है कि कैसे पावर और पहुंच का इस्तेमाल करके संगीन मामलों की जांच को भटकाया जा सकता है, न्याय को रोका जा सकता है, चाहे पब्लिक में कितना भी गुस्सा क्यों ना हो। वो यूट्यूब वाले विश्लेषक तो उस दौर का बहुत ही डरावना नक्शा खींचते हैं। हाँ, वो सिर्फ बिहार की बात नहीं करते, वो पूरे नॉर्थ इंडिया, खासकर यूपी बिहार में उस वक्त जो संगठित अपराध था, राजनीति और अपराध का जो गठजोड़ था, उसकी बात करते हैं। जैसे? वो याद दिलाते हैं उन किस्सों की जब कथित तौर पर बड़े लोग शोरूम से गाड़ियां उठवा लेते थे, दुकानें खाली करवा लेते थे, रंगदारी चलती थी, किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन गई थी। और इन सबको कहीं ना कहीं से सत्ता का संरक्षण भी मिलता था, ऐसा कहा जाता है। अतीक अहमद, शाहबुद्दीन, ये नाम उसी दौर के हैं। और शिल्पी केसेस का क्या कनेक्शन? उनका तर्क यह है कि जब शिल्पी जैन मिस पटना बनी, अखबारों में फोटो छपी, तो वो एक जाना माना चेहरा बन गई। और उस माहौल में जहां सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था, मुमकिन है कि कई खद्दरधारी गिद्धों की, मतलब सफेद पोश अपराधियों की नजर उन पर पड़ी हो। और गौतम सिंह का राजनीति में आने के लिए साधु यादव जैसे लोगों के संपर्क में होना, ये भी एक कड़ी हो सकती है। ये विश्लेषण उस वक्त की हालत और पावर के गलत इस्तेमाल की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाता है। हालांकि ये एक विश्लेषण है, तथ्यों पर आधारित अनुमान। तो कुल मिलाकर 2.5 दशक बाद भी शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत की कहानी वहीं की वहीं है। अनसुलझे सवाल, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और न्याय की एक अधूरी तलाश। बिल्कुल, एक हाई प्रोफाइल केस, परिस्थितियां बेहद संदिग्ध, जांच पर गंभीर सवाल और आखिर में सीबीआई की वो क्लोजर रिपोर्ट जिसे परिवार ने कभी माना ही नहीं। ये केस अपने आप में एक केस स्टडी जैसा लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे पावरफुल कनेक्शन जांच का रुख मोड़ सकते हैं, सबूतों को अनदेखा किया जा सकता है और न्याय कई बार बस फाइलों में दबकर रह जाता है। ये भी दिखाता है कि कैसे ये मुद्दे चुनाव के वक्त तो खूब उछाले जाते हैं, पर असल में न्याय वो कहीं पीछे छूट जाता है। शिल्पी और गौतम के परिवार वाले तो आज भी इंतजार ही कर रहे हैं। और अंत में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि क्या ऐसे मामले जो समाज के जहन पर एक घाव की तरह हैं, वो सिर्फ राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएंगे, या कभी कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जो सत्ता और समय के दबाव से ऊपर उठकर दशकों पुराने मामलों में भी सच और इंसाफ दिला सके। ये सवाल सिर्फ बिहार का या इस एक केस का नहीं है, ये शायद हमारे पूरे सिस्टम के लिए, हम सब के लिए सोचने वाली बात है। इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।